अभी हमारा यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कई राज्यों में हमारा बड़ा संगठन है। तेलंगाना में अभी जयंत चौधरी जी दफ्तर का उद्घाटन करके आए, वहाँ हैं। उड़ीसा में हम यहाँ के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, अब तो महिलाओं को 33% आरक्षण भी हो गया, राजनीति में उनको आगे लाएंगे और उनकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। उड़ीसा में जो आज, उड़ीसा ही नहीं पूरे देश में गांव उपेक्षित रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, पर अभी और ज़रूरत है। गांव और शहरों की जो दूरी है वो मिटनी चाहिए। जो सुविधाएं अगर शहर में हैं, अगर गांव में वो सुविधाएं हो जाएंगी तो शहर पे आबादी का बोझ नहीं पड़ने का। आज भुवनेश्वर आबादी के दबाव में आ रहा, दिल्ली दब चुकी है, मद्रास दब चुका है, चेन्नई, बम्बई दब चुका है। तो आबादी के दबाव में जो महानगर आ रहे हैं, अगर उनको आबादी के दबाव से बचाना तो गांव में आपको तमाम वो सुविधा देनी पड़ेंगी जो महानगरों में, जो शहरों में है। ये आरएलडी का पहला उद्देश्य रहेगा और वहाँ पर हम मजबूती से काम करेंगे। किसान के सवालों को, आज खेती को बढ़ाने के लिए नई तकनीकी की ज़रूरत है। चौधरी अजीत सिंह जी ने जब वो कृषि मंत्री थे तो बहुत टेक्नोलॉजी का उन्होंने शुरुआत कराई थी, केवीके की स्टार्ट कराई थी हर ज़िले में। तो ये किसानों के लिए काम करेंगे। किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिक केंद्र खुलें, उनको समझ हो कौन सी फसल लगानी है, किस फसल में फ़ायदा होगा, किस फसल के लगाने से आमदनी अच्छी होगी, किस फसल से जो उनकी ईल्ड बढ़ेगी, किस दवा से, ये तमाम चीज़ों की करने की ज़रूरत है। और बेरोज़गारी के सवाल को हम प्रमुखता से उठाएंगे। और यहाँ उड़ीसा में जो मैं कल से देख रहा हूँ और मैं लोगों से समझ रहा हूँ, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार भी उस पर काम कर रही है। जयंत चौधरी जी स्किल के मिनिस्टर हैं, वो भी काम करेंगे और हम यहाँ प्रयास करेंगे कि बेरोज़गारी के सवाल को हल करने में हम मदद करें। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, हम किसानों के सवाल पर बोलते हैं, बात करते हैं। पहले हम जब सरकार में नहीं थे, हम एनडीए में नहीं थे, तो हम सड़कों पर भी आंदोलन कर रहे थे। अब हम एनडीए में हैं। अब हाँ, मैं वही मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी एक दफ़े प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई थी, तो मैंने तब भी उनसे पहली मीटिंग में कहा था कि इस देश में किसानों के बहुत काम हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ और करूँगा। हम यहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम दिल्ली में कृषि मंत्री से बात करेंगे, मैं जयंत चौधरी को यहाँ के सारे हालात बताऊँगा और यहाँ के किसानों के लिए जो भी हो सकता है आरएलडी उसके लिए काम करेगी। किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे और किसान की ताकत यही नहीं, सारे देश में बढ़नी चाहिए। मैंने कहा था कि कोरोना काल में अगर किसी ने जीडीपी को बचाया तो खेती ने बचाया, किसानों ने बचाया। इसलिए किसानों के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, नहीं, हम ये प्रयास करेंगे कि धान की अच्छी उन्नत किस्में और लाई जाएं। धान में जो बीमारी लगती है उसके लिए दवा का सरकार इंतजाम करे। वहाँ उसको रोपण से लेकर उसको पूरा होने से उसकी कटाई तक, धान मिलों तक, मतलब उसके फ़ायदे में किसान को भी हिस्सेदारी मिले, किसान को उसका वाजिब दाम मिले। ये बात हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से करेंगे। देखिए, ऐसा है कायदे में तो ये इसका नाम एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ना कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। और मिनिमम जब इसके साथ जुड़ गया तो इससे कम पर नहीं बिकना चाहिए। किसान का जो भी फसल तय कर दे सरकार, उससे कम पे नहीं बिकना चाहिए। और जो किसानों के नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि किसान, ये कानून बन जाए कि उससे कम पर ना बिके। सरकार इस पर विचार कर रही है, 3 आदमियों की कमेटी बनी हुई है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद हम शिवराज सिंह चौहान जी से समय लेंगे और उनसे कहेंगे किसानों के तमाम सवालों को जल्दी से सुलझाया जाए। ये मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, इंडस्ट्री के बारे में मैं कह रहा हूँ, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे हैं। खनिज से लोहा बनाने की इंडस्ट्री है, कोयला निकालने का भी यहाँ काम है, यहाँ बहुत काम है, माइंस है यहाँ पर तमाम हीरा, पता नहीं क्या क्या यहाँ से निकल रहा है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो काम हाथ से हो सकता है, साबुन, जूता, माचिस, किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन और तमाम काम, जो काम हाथ से होते हैं, उनके लिए बेरोजगार नौजवानों को लोन दे सरकार
और उनको स्किल डिपार्टमेंट प्रशिक्षित करे, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग के बाद जब एक लड़के को अगर 50 लाख रुपए मिले और उसने साबुन लगाने की एक कंपनी लगाई, फैक्ट्री लगाई, तो अपनी पत्नी को काम देगा, अपने भाई को देगा, रिश्तेदारों को देगा, दोस्तों को देगा, तो कम से कम एक फैक्ट्री में 100 आदमियों को काम मिलेगा। अब एक साबुन फैक्ट्री टाटा बना रहा साबुन, वो एक बटन दबता है तो लाखों साबुन निकल जाती हैं। ये काम क्यों नहीं, ये काम हाथ को क्यों नहीं देना चाहिए? अमेरिका में आदमी कम है, काम ज़्यादा है। अगर अमेरिका से बाहर के लोगों को आज बुला लिया जाए, माफ़ करना, तो अमेरिका में काम करने वाले कहाँ रह जाएंगे? लंदन में कहाँ रह जाएंगे? हमारे पास आबादी ज़्यादा है, काम कम है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 4 गुना ज़्यादा है, हमारी आबादी उनसे 5 गुना ज़्यादा। इसलिए हमें ज़रूरत है लघु उद्योग लगाने के, जो चौधरी चरण सिंह कहते थे, जो महात्मा गांधी कहते थे कि हाथ से काम करो। हाथ से हमारी महिलाएं बैठी, हमारी माताएं बहनें ये काम नहीं करती हैं घरों में, तो इसका मतलब तो मशीन लग जाए कि रोटी सबके घरों में बाहर से सप्लाई होने लगे और ये लोग खाली बैठे रहें। हमारी माताएं बहनें तमाम काम करती हैं घरों में, कपड़ा भी बुनती हैं, और आजकल तो महिलाएं तमाम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही हैं। महिलाओं को बड़े पैमाने पे हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाया जाए। आज हाथ के दस्तकारी का महत्व बढ़ रहा दुनिया में। नहीं, 1 रुपये के चावल से सरकार की योजना है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है इससे तो गरीब आदमियों को कम पैसे में चावल मिल रहा है। वो एक कोरोना काल से चली आ रही है योजना, उस पर सरकार विचार करेगी, मैं उस पर कुछ नहीं बोलने वाला। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि बेरोजगार नौजवानों के साथ जयंत चौधरी, त्रिलोक त्यागी और RLD और जितेंद्र प्रसाद खड़े हैं, जितेंद्र कुमार। हम उनके सवाल को सरकार से उठाएंगे, हम उस सवाल की बात करेंगे और उसमें हम कहीं कोताही नहीं बरतेंगे। मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूँ, ये देश का भविष्य है। भारत की ताकत नौजवान है। आज सबसे ज़्यादा हमारी आबादी नौजवानों की है। अगर नौजवान को काम नहीं दोगे तो फिर ये देश डूब जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। इसे मजबूत करना है तो इन दोनों हाथों को काम पे लगाना, ये हमारा पहला प्रमुख मुद्दा होगा। देखिए, नारी सुरक्षा सबसे पहला काम है। हम अपने घर में भी तो अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं, और हमारे यहाँ क्या सब जगह ये है कि अगर बहन बेटी की इज्जत खराब होती है तो सबसे खराब माना जाता है। नारी सुरक्षा पहला उद्देश्य, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और इस मुद्दे को भी हम उठाने का काम करें। सर, आप बीजेपी यहाँ पर सरकार है, आपकी जो घटक दल में भी है, आप उसके ऊपर कुछ विरोध प्रदर्शन करेंगे, कुछ करेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोला था, अब कह रहा हूँ, हम NDA में हैं दिल्ली में, हम उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ें लोकसभा का। उत्तर प्रदेश में हमारे मिनिस्टर हैं, राजस्थान में हमारा MLA हैं, और जयंत चौधरी जी कैबिनेट में मंत्री हैं। वहाँ तक तो ठीक है। उड़ीसा में हमारा अभी कोई इस तरह का NDA का गठबंधन नहीं बना है, पर हम दिल्ली में, हम ऑल इंडिया में, हम गठबंधन में NDA में हैं। मैंने आपसे कहा था मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और यहाँ के मैं, हो सकता है इस दफ़े ना हो, नेक्स्ट टाइम हो, मैं मुख्यमंत्री जी से सारे सवाल उनके सामने रखूँगा और उनसे कहूँगा कि उड़ीसा के सवालों को, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के सवालों को हम मजबूती से उठाएंगे। आपने प्रदर्शन का सवाल किया, 2 तरह की बातें होती हैं, एक सड़क पर सवाल उठाना, एक सरकार के सामने सवाल उठाना। अब हम सरकार के सामने सवाल उठाएंगे, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हम कृषि मंत्री से बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। किसमें? वो तो वापस ले चुके हैं, उस पर क्या चर्चा करेंगे? नहीं, कोई कोशिश नहीं हो रही। अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, देश से माफ़ी मांग ली थी, अब कोई वापस, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा, भ्रम जाल है। अब कोई कृषि कानून ऐसा नहीं आ रहा, वो कोई भी। देखिए, ऐसा है, मैं चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का मोदी सरकार का, मोदी जी का फिर धन्यवाद अदा करता हूँ। चौधरी चरण सिंह भारत रत्न थे, उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी को, मैं खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी विद्वानों के खिलाफ नहीं हूँ, उनको भी मिलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को मनमोहन सिंह जी ने भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, पर चौधरी चरण सिंह जो नहीं दिया तो मैं इसकी आलोचना भी करता हूँ। चौधरी चरण सिंह किसानों के, आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े किसानों के नेता थे। जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने गांव और किसानों का काम किया, और वो किसानों के हीरो थे। मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, इसका स्वागत है। और आप जो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिलने के बाद हम नहीं, ये भी एक मुद्दा है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो।
हमारे नेता को अगर भारत रत्न नहीं दिया अब तक तो हमें तकलीफ़ थी। भाजपा ने, मोदी सरकार ने दिया, तो इसका हम धन्यवाद करते हैं और इसको इस धन्यवाद के साथ हम खड़े हैं। मैं आपसे पहले भी कहा कि उड़ीसा में पहले हम बहुत मजबूत थे, बिजूदा थे, सब थे, और यहाँ पर कई मुख्यमंत्री भी रहे, सब स्टॉलवर्ड थे जिनका मैंने नाम लिया है, सब लोक दल में रहे हैं, जेपी मूवमेंट के लोग हैं। पर हालात ये हो गई कि पार्टियाँ टूटती चली गई और हम बिखरते चले गए। और एक गाना टीवी पर बजता कि इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का कई जगह बट गया था, उसे जोड़ने का फिर प्रयास हो रहा। उन लोगों से फिर मैं बात कर रहा हूँ और पुराने लोकदल को जयंत चौधरी की अध्यक्षता में, चौधरी चरण सिंह की नीतियों में हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए मैं उड़ीसा आया हूँ। नहीं, हम मैदान में अब मैदान में, हाँ, मैं बिल्कुल मैदान में ये कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम जो क्षेत्रीय चुनाव हैं, हाँ पंचायत में वही बोल रहा हूँ, हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने एक नौजवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसको बनाने का उद्देश्य भी यही है कि बड़ी आबादी नौजवानों की है। हम लोकल बॉडी का चुनाव भी लड़ेंगे, हम एमएलए भी लड़ेंगे और पंचायत चुनाव, लोकल बॉडी वही है पंचायत चुनाव, वो सारा लड़ेंगे। और साथ साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं वेटरन लोगों से बात कर रहा हूँ और जिन्होंने पहले लोकदल यहाँ बनाया था, जिन्होंने, उनको फिर बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा में लोकदल अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा। हाँ, हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें, आपने सड़क पर उतरने की बात की, सड़क पे तो जब उतरा जाएगा जब सरकार के खिलाफ कोई सवाल होगा। अभी तो मैं यहाँ की स्टडी कर रहा हूँ, उड़ीसा में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बात करेंगे और मैं मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ के सवालों को मजबूती से उठाने का काम करूँगा। है जी? नहीं, नरमी, देखिए नरमी और शक्ति का कुछ नहीं है। अपनी बात मजबूती से रखेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, चाहे पब्लिक मीटिंग का सवाल हो, चाहे गांव में जाने का सवाल हो और चाहे सरकार से बात करने का सवाल हो, कोई नरमी नहीं होगी। किसान, गांव और बेरोजगारी के सवाल पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करेंगे। आरएलडी अपने, लोकदल अपने उन्हीं पुराने सिद्धांतों पर खड़ा है, खड़ा रहेगा। और मैं पुनः जितेंद्र कुमार को, हत्ती को अध्यक्ष बनने की बधाई दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि नौजवान सब साथियों को लेकर लोकदल को मजबूत करेगा। और हमारा भी, मेरे जैसे, मैं भी पुराने लोगों में आ चुका हूँ, इनके फादर हैं और यहाँ बहुत लोग हैं। मैंने अभी 3-4 लोगों के नाम बताए। कल एक मेरी बहुत पुराने लोगों से, सबसे जो लोकदल जिन्होंने कभी बनाया था, रहे थे कोई अलग अलग दलों में, उनसे कल फिर मेरी मीटिंग है। तो मैं समझता हूँ कि लोकदल की शुरुआत यहाँ हो गई है।